हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 16 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आज न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। इसके अलावा सम ऑफ़ यू वर आस्किंग फॉर पीडीएफ्स, तो मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगी बिकॉज ऑफ कॉपीराइट वायलेशंस। तो आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या तो आप और सोर्सेज के थ्रू यहाँ पर पीडीएफ ले सकते हैं, बट मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी। अब यहाँ पर हम न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, निहंग्स की सस्पेक्ट्स आफ्टर दलित सिख मैन टॉर्चर्ड लिंच्ड एट साइट ऑफ फार्म प्रोटेस्ट। तो सिंगू बॉर्डर के पास यहाँ पर एक इंसान की लिंचिंग कर दी गई है। तो निहंग सिक्स ने बेसिकली निहंग जो हैं वो की सस्पेक्ट्स है कि उन्होंने ही लिंचिंग की। अब उस आदमी के ऊपर ये ब्लेम था कि उसने जो सिख की होली बुक है उसका डिसिक्रेशन किया था, उसका अपमान किया था। तो a macabre incident that cast a shadow on the ongoing farmer protest at Singhu on the Delhi-Haryana border, a man's hand was chopped off before he was killed and the body tied to a metal barricade। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि इंडिया में कंपैशन कम होता जा रहा है लोगों में, तो ये उसका एग्जाम्पल है कि कैसे कंपैशन कम हो रहा है। मान लिया रिलीजियस स्क्रिप्चर का डिसिक्रेशन किया था, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर होता है ना कि यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, तो उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है। यहाँ पर खुद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हाथ में लेकर तो काम नहीं किया जाता है। Police said a preliminary probe suggested that the Nihangs killed 35-year-old Lakhbir Singh, a Dalit Sikh resident of Chima Kalan village in Punjab's Dan Taran district। अब इसके ऊपर यही एलिज किया जा रहा था, दिस सस्पेक्टेड हिम ऑफ डेसिक्रेटिंग द गुरु ग्रंथ साहिब। जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट को हेड कर रहा है, लीड कर रहा है, उसने सीधे इस इंसिडेंट से खुद को दूर हटा लिया कि इनका उस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इंसान था लगभग 35 साल का था जिसे सिंगू बॉर्डर पर लिंचिंग करके मार दिया गया और ये डेली वेज लेबर था। अब लिंचिंग एज रिलीजन कास्ट सिमर वेरी पॉलिटिकल लीडर साइलेंट। अब यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल लीडर कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं, सबको दलित, अब फॉर एग्जांपल कांग्रेस कैसे टोकनिज्म की तरह दलित को यूज़ कर रहा है, तो ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। द डेफनिंग साइलेंस ऑफ द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इन बोथ पंजाब एंड हरियाणा ओवर द लिंचिंग ऑफ अ दलित सिख बाय अ ग्रुप ऑफ निहंग्स एट द सिंगू बॉर्डर फॉर द एलिज्ड डिसिक्रेशन ऑफ द होली टेक्स्ट स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट द फॉल्ट लाइन्स इट एक्सपोजेज एंड हार्डन्स। तो कास्ट तो बहुत हॉट टॉपिक होता है इंडिया में, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। इसके अलावा दिस कंसर्न वॉज रेज जस्ट वीक्स आफ्टर द एलिवेशन ऑफ चरणजीत सिंह चन्नी। तो आपको पता है चरणजीत सिंह चन्नी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब रेजिग्नेशन दिया था उसके बाद ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो यहाँ पर जो अकाल तख्त के हेड है उनका ये भी कहना है, जो ये पंजाब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मास कन्वर्जन हो रहा है बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। दलित एक्टिविस्ट हैड ब्लेम्ड इट ऑन द पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज इन द सिख क्लर्जी। तो यहाँ पर जो एससीज और एसटीज उनका रिप्रेजेंटेशन, जो दलित सिख्स उनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में हिंदू टेम्पल्स और दुर्गा पूजा वेन्यूज में अटैक हो गया। तो न्यू दिल्ली हैज एक्सचेंज नोट्स विद ढाका ऑन द अटैक्स ऑन हिंदू टेम्पल्स एंड दुर्गा पूजा वेन्यूज इन बांग्लादेश ऑन थर्सडे इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट। तो बेसिकली बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को कॉल किया और ये बोला कि इंडिया कोई इसके अगेंस्ट इंडिया में कोई रिएक्शन ना हो, अगर इंडिया में कोई रिएक्शन हुआ तो इसका फॉलोअप बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। तो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना होप दैट इंडिया वुड टेक स्टेप्स अगेंस्ट एनी रिएक्शन एट होम, क्योंकि इसका फॉलोअप बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। बांग्लादेश में लगभग 10% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, ये भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली इसमें ये बताया गया, स्टडी से ये पता चला जो हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दिल्ली में लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो एक बार इन्फेक्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी केरला में 80% जो पॉपुलेशन है वो एक बार इन्फेक्ट हो चुकी है, उसके बाद भी रोज़ केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है जो लोग हैं उनमें हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं हो रही है। द स्टडी सजेस्ट दैट रिलायंस ऑन हर्ड इम्यूनिटी कुड बी एक्सट्रीमली डिसेप्टिव। तो ये काफ़ी धोखेबाज हो सकता है अगर हम यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी पे रिलाई करें। दिस इज बिकमिंग एविडेंट इन केरला एज वेल। मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज नाउ एस्टिमेटेड टू हैव बीन इन्फेक्टेड एटलीस्ट वंस। तो लगभग 80% पॉपुलेशन जो केरला की वो एक बार तो इन्फेक्ट हो ही चुकी है, उसके बाद भी नए केसेस रोज़ देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि री इन्फेक्शन भी हो रहा है, जिसको एक बार इन्फेक्शन हो गया उसे फिर से इन्फेक्शन हो रहा है, साथ ही ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो रहा है। मीन्स दैट अभी भी प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हम आगे चलते हैं।
ये हस्बैंड बॉट टू कॉम्पनसेट वाइफ, हस्बैंड बाउंड टू कॉम्पनसेट वाइफ फॉर स्पेंडिंग ऑन मेजर सन। हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या जजमेंट दिया हम देखते हैं। तो एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था जो फादर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरीके से हाथ नहीं धो सकता, जो भी उसको अपने सन के एजुकेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर मीट करने। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक फादर था, यहाँ पर कपल का डाइवोर्स हो चुका होगा और ये जो फादर था ये दिल्ली हाई कोर्ट में गया था ये कहते हुए कि अब ये अपने बच्चे के एक्सपेंसेस नहीं देगा क्योंकि जो इसका बच्चा है वो मेजर हो चुका है, मेनली 18 साल पूरा कर चुका है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपका बच्चा सिर्फ मेजर हो गया, इसके बेसिस पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे नहीं हट सकते। जब तक आपका बच्चा अर्न करना नहीं शुरू कर देता तब तक आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। अब इसमें फादर का एक और आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जो मदर है वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पर लगभग 70,000 रुपये कमाती है, तो वो इक्वली केपेबल है बच्चे को बड़ा करने में। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि भले ही मदर इक्वली केपेबल हो लेकिन आपको भी यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो इन अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड दैट अ फादर कांट बी एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मीट द एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ सन जस्ट बिकॉज ही मे हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद सेड द कोर्ट कांट शट इट्स आइज टू द रियलिटी दैट सिंपली अटेनिंग द एज ऑफ मेजर, कि सिर्फ आप 18 साल का आपका बच्चा हो जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है जब तक आपका बच्चा कमाना ना शुरू कर दे तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म नहीं होती। तो इट एडेड दैट एट द एज ऑफ 18 साल में बच्चा लगभग या तो 12th क्लास में होता है या तो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होता है। तो मोर ऑफन दैन नॉट इट डज नॉट प्लेस हिम इन अ पोजीशन, तो अभी भी वो बच्चा उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो जो एंटायर बर्डन है वो मदर पे नहीं जाना चाहिए। तो इट फर्दर प्लेसेस द एंटायर बर्डन ऑन द मदर टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फादर, और कोर्ट ऐसी सिचुएशन को काउंटेनेंस नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं। The husband must also carry the financial burden of making certain that his children are capable of attaining a position। तो यहाँ पर जो फादर है उसकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका बच्चा सोसाइटी में ऐसी पोजीशन अटेन कर ले जहाँ पर वो खुद को सस्टेन कर सके। द कोर्ट फादर सेड दैट अ फादर इज बाउंड टू कॉम्पनसेट द वाइफ। इसके अलावा जो फादर है वो वाइफ को भी कॉम्पनसेट करने के लिए बाउंड हो, क्योंकि हो सकता है बच्चे पे खर्च करने के बाद उस महिला के पास अपने लिए कुछ बचे ही ना। तो यहाँ पर हस्बैंड को बोला गया कि उनको 15,000 रुपये देने हैं। तो इट वॉज आर्ग्यूड। अब इसके अलावा यहाँ पर जो मैन है उसने ये भी आर्ग्यू किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रखा है जो चिल्ड्रन की मेंटेनेंस देनी वो तभी तक देनी जब तक मेजॉरिटी ना हो जाए। मेजॉरिटी की बात हम नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला वो मेजर एज का हो जाए उसके बाद भी यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। वो इसीलिए देने पड़ेंगे क्योंकि जो बच्चा है भी सस्टेन करने के लिए खुद को रेडी नहीं है। द कोर्ट सेड दैट इन द मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड, ज़्यादातर हाउस होल्ड्स में जो विमेन है वो अनेबल टू वर्क होती है ड्यू टू सोशियो कल्चरल या स्ट्रक्चरल इंपेडिमेंट्स, और जहाँ पर काम कर रही है महिला इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो हाउएवर इन हाउस होल्ड्स फॉर विमेन आर वर्किंग एंड अर्निंग सफिशिएंटली टू मेंटेन देमसेल्व्स द हस्बैंड डज नॉट ऑटोमेटिकली स्टैंड एब्सॉल्व्ड इट एटेड। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक न्यू हिंदूज टर्म यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे न्यू हिंदूज टर्म यूज़ किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। ही सेड द थ्रेट टू हिंदुत्व वॉज फ्रॉम न्यू हिंदूज हु हैव यूज्ड हिंदुत्व टू कम टू पावर। जिन्होंने हिंदुत्व का इस्तेमाल किया पावर में आने के लिए, अब वो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको डिसमेंटल कर दिया गया, और इसके अलावा डिफेंस की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बना दी गई। तो द गोल ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि आत्मनिर्भर भारत का ये गोल है कि इंडिया को बिगेस्ट मिलिट्री पावर्स बनाना है। तो ये सारी बातें उन्होंने तब बोली जब वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को यहाँ पर इनॉग्रेट कर रहे थे। ये जो यूनिट्स हैं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से यहाँ पर कार्व आउट की गई हैं। तो अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन जो कंट्री का गोल है कि हमें मेजर मिलिट्री पावर बनना है। अब सात यहाँ पर DPSUs की बात की गई, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की। पहला म्यूनिटेशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, तीसरा एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, चौथा ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, देन यंत्र इंडिया लिमिटेड, देन इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड ग्लाइडस इंडिया लिमिटेड। अब वाइल द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन इंडिया इज़ नोबल, कि हमारा ये गोल है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएं। यहाँ पर 7 न्यू DPSUs भी बनाई जा रही हैं कि हम डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन सिर्फ OFB को डिसमेंटल करके DPSUs बनाने से हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर इनोवेशन का कल्चर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द डिसीजन टू रिवैम्प 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज उसको रिवैम्प किया जा रहा है और 7 न्यू कंपनियाँ यहाँ पर लॉन्च की जा रही हैं। साथ ही अब स्ट्रैटेजिक नीड्स पे हम ज़्यादातर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हमें रशिया से कुछ लेना पड़ता है, US से कुछ लेना पड़ता है। तो अब ये ज़रूरत है कि हम खुद की टेक्नोलॉजी बनाएं और ताकि इनोवेशन करें, ताकि हमें दूसरे कंट्रीज़ में डिपेंडेंट ना रहना पड़े फॉर स्ट्रैटेजिक नीड्स। टुडे ही सेड देयर इज़ मोर ट्रांसपेरेंसी। आज इंडिया में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, और इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में और भी ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर न्यू कंपनीज़ को अर्ज किया गया कि वो इनोवेशन करें और रिसर्च करते रहें। इसके अलावा जो 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास थे वो अब DPSUs को दे दिए जाएंगे।
तो ऑर्डिनेंस फैक्चर बोर्ड क्यों हटा दिया गया, डिफंक्ट कर दिया गया, ये सब हम एक्सप्लेन सेक्शन में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की यही अच्छी बात होती है कि एक ही टॉपिक बहुत बार आता है, ताकि वो आपके दिमाग में एकदम एच हो जाए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 101 हो गई थी। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 94 थी। तो इंडिया ने अब मेथोडोलॉजी को बोल दिया है कि जो मेथोडोलॉजी अनसाइंटिफिक है। तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेड ऑन फ्राइडे ग्लोबल हंगर इंडेक्स विच ड्रॉप्ड इंडिया टू द 101 पोजीशन फ्रॉम 94th एंड 2020 वॉज शॉकिंग। तो इंडिया का ये जो देखा गया है फॉल, ये बहुत शॉकिंग है और ये जो मेथोडोलॉजी वो गलत है। अब जीएचआई में जो इंडिया है वो अपने नेबर से भी पीछे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनसे भी हम लोग पीछे हैं। तो 116 कंट्रीज़ में हमारी जो रैंक है वो 101 है। अब ये रिपोर्ट निकालता कौन है, तो ये रिपोर्ट निकालता कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर लाइफ। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक आयरिश एड एजेंसी है, जो जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर लाइफ है। तो इसमें इन्होंने इंडिया में जो हंगर उसको अलार्मिंग रैंक किया है कि इंडिया में हंगर बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अब ये लोग जो डेटा है, ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल FAO से। तो it is shocking to find that the Global Hunger Report 2021 has lowered the rank of India on the basis of FAO estimate। तो FAO का एस्टिमेट था अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन को लेकर, उसके बेसिस पे यहाँ पर जो अंडर नरिशमेंट में हमारा स्कोर था वो कम कर दिया गया था। अब इंडिया ने बोला जो FAO की खुद की मेथोडोलॉजी वो बहुत ज़्यादा अनसाइंटिफिक है, तो हम इस डेटा को नहीं मान रहे, इस डेटा की मेथोडोलॉजी ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है डे लाइट लिंचिंग, ये तो इसी बात पर है जो निहंग सिक्स ने जो एक मैन था उसकी लिंचिंग कर दी। तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा नहीं। अब नेक्स्ट सिक्योरिंग द स्टेट्स, तो ये BSF के ऊपर आर्टिकल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, जो जूरिसडिक्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया 3 स्टेट्स में, पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल में। उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे यूनिलेटरल डिसीजन ले रही है और फेडरलिज्म के ऊपर यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। 2014 में भी इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये जो जूरिसडिक्शन था इन सारे स्टेट्स का वो 15 किलोमीटर था, लेकिन जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनका एंटायर एरिया था जो कि BSF के जूरिसडिक्शन में आता था। गुजरात का उस समय जो जूरिसडिक्शन था वो 80 किलोमीटर था और राजस्थान का 50 किलोमीटर था। तो गुजरात का अब 80 से कम कर दिया गया है। तो इन पंजाब, असम एंड वेस्ट बंगाल द BSF jurisdiction was up to a depth of 15 किलोमीटर ओनली। तो पहले इन तीनों स्टेट्स में सिर्फ 15 किलोमीटर था, लेकिन अब 50 किलोमीटर कर दिया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि BSF का jurisdiction बढ़ाया क्यों गया। अब ये जो तीनों स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, असम और पंजाब, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं। तो असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब हैव इंटरनेशनल बॉर्डर्स। और थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तो सिनेरियो चल ही रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से कितने करीब हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पाकिस्तान के ISI चीफ थे, जब तालिबान में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी तो वो भी गए थे। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है पाक की वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो BSF का जूरिसडिक्शन है वो बढ़ा देना चाहिए। तो रेडिकल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट शेड्स आर फीलिंग इम्बोल्डेंड एंड आर गोइंग टू मेक अ डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू डीस्टेबलाइज पंजाब। तो यहाँ पर जो रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो पंजाब को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करी, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर BSF का जूरिसडिक्शन बढ़ा दिया है। इसके अलावा 3000 किलोग्राम जो हेरोइन है वो मिली थी अफगानिस्तान से। तो आपको तो पता ही है जो पंजाब है उसमें ड्रग मैनेज कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर जूरिसडिक्शन बढ़ाया ही जाए BSF का, ताकि ये जो ड्रग्स आ रही है ये रोकी जा सके। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप, तो पाकिस्तान ने जो स्पॉन्सर कर रखे हैं टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तो अब ये अपने बॉर्डर स्टेट्स में वापस से जो भी इनके ऑनस्लॉट्स हैं शुरू कर रहे हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में सिविलियंस की किलिंग्स हो रही है। वेस्ट बंगाल में वैसे भी डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अकोमोडेटिव एटीट्यूड है। असम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एथनिकल इंसर्जेंसी की, स्मगलिंग की, काउंटरफीट की, करेंसी की। तो बेसिकली ऑथर ने बता दिया कि इन तीनों स्टेट्स में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंटरनेशनल जूरिसडिक्शन है वो BSF का बढ़ा दिया गया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो पुलिस है वो उन सारी प्रॉब्लम से डील कर सकती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेसिकली स्टेट लिस्ट में ही आता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती तो यहाँ पर बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट करे लोकल पुलिस को, तभी यहाँ पर सबका ही फायदा है। तो हाउएवर द पुलिस अक्रॉस द कंट्री आर इन अ स्टेट ऑफ एट्रोफी एंड दे नीड द असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो बेसिकली जो BSF है वो CAPF में ही आता है। एज सच देयर इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द इमर्जिंग ट्रांसपोर्टर थ्रेट्स सस्पेक्ट। अब इसके अलावा पंजाब में ड्रग्स और वेपन्स का सिंडिकेट देखा गया है। तो इन द वेक ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वेपन्स एंड ड्रग्स बीइंग पुश इनटू पंजाब बाय पाक बेस्ड सिंडिकेट्स, तो जो पाक के सिंडिकेट्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में वेपन्स और ड्रग को पुश किया जाए। असम चीफ मिनिस्टर ने वेलकम किया ये जो BSF का जूरिसडिक्शन है। अब होम मिनिस्ट्री के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पर BSF का जो जूरिसडिक्शन है वो इन सारे स्टेट्स में बढ़ा दिया गया है।
तो यहाँ पर ये बोला गया है ये जो बस स्टेट की कैपेबिलिटीज़ है इसको बीएसएफ कॉम्प्लीमेंट ही करेगा। द जूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट पुलिस हैज़ नाइदर बीन कर्टेल। तो यहाँ पर जो स्टेट पुलिस का जूरिसडिक्शन वो कम नहीं हुआ है, यहाँ पर बेसिकली जो बीएसएफ है वो सिर्फ स्टेट पुलिस को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। तो इट इज़ जस्ट डेट द बीएसएफ विल ऑल्सो बी एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ सीजर, सर्च एंड अरेस्ट। तो यहाँ पर बस ये है कि पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जो बीएसएफ है उसके पास भी पावर होगी सर्च करने की, सीज करने की और अरेस्ट करने की, ओनली ऑन द पासपोर्ट एक्ट 1967 और पासपोर्ट एक्ट 1920। बेसिकली जो इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है उसको डील करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बीएसएफ वुड एनी केस, इसके अलावा जो बीएसएफ किसी भी इंसान को अगर पकड़ेगा, कोई भी इलीगल माइग्रेंट होगा, तो फाइनली वो लोकल पुलिस को ही हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो द बीएसएफ वुड एनी केस बी हैंडिंग ओवर द अक्यूज्ड टुगेदर विद द सीज कॉन्ट्राबैंड टू द लोकल पुलिस। द पावर टू रजिस्टर एन एफआई, इसके अलावा जो पावर एफआईआर को रजिस्टर करने की, इन्वेस्ट करने की, वो यहाँ पर लोकल पुलिस के पास ही रहेगी। तो ये जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि अब तो पूरा पंजाब यहाँ पर सेंटर के अंदर आ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर ऑथर ने हिपोक्रेसी बताई अपोजिशन की। 2011 में यूपीए एक बिल लेकर आया था जिसमें बीएसएफ को पावर दी जा रही थी पूरे कंट्री में कि वहाँ वो कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर तो सिर्फ 50 किलोमीटर का जुरिस्डिक्शन किया गया था और यहाँ पर इतने ज़्यादा फेडरलिज्म पे अटैक ये सारी बातें बोली जा रही हैं। फिर इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल की तरफ ज़्यादा लीन है। इंडिया में कहीं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड फेडरल मेंशन भी नहीं है। इंडिया में क्वासी फेडरल बोला जाता है इंडिया को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट फुलफिल सम कंडीशन ऑफ ए फेडरेशन, लेकिन उसके बाद भी जो इंडिया है वो स्ट्रॉन्ग लीन है टुवर्ड्स द सेंटर। आइवर जेनिंग्स ने बोला इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये सब आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा, उसमें कमेंट्स होते हैं कि किसने क्या बात बोली थी। जो लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी है यहाँ पर बेसिकली वो स्टेट ही देखेगा, लेकिन बस यहाँ पर बीएसएफ उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। आई होप आपको समझ आ गया। और फिर नेशनल सिक्योरिटी का तो मामला ही ऐसा कि जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी हो जाए वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ी जाती है। अब यहाँ पर नीट के बारे में बताया गया। जो नीट है वो क्या फ्लॉड है? तो इज़ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अ फ्लॉड इसेंट्रिक अप्रोच दैट कॉजेज इनजस्टिस, क्या उसकी वजह से इनजस्टिस होती है और ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ए.के. राजन कमेटी बनाई थी और ए.के. राजन कमेटी ने बेसिकली अपनी रिपोर्ट दी है। तो इट्स रिपोर्ट लेंड्स क्रेडेंस टू द बिलीफ। तो इस रिपोर्ट से ये बिलीफ को एक क्रेडेंस मिलता है जो नीट है वो एडवांटेज देता है उन बच्चों को जो कि प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। और इसके अलावा जो नीट है वो बायस्ड है उन बच्चों के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर तमिलनाडु एक बिल लेकर आ गया और तमिलनाडु ने क्या किया, स्टेट को एग्जेम्प्ट कर दिया कि सिर्फ नीट ही नहीं होगा, जिससे यहाँ पर मेडिकल एडमिशन लिया जा सकता है स्टेट में। अब अभी जो एक्ट है उसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है। बेसिकली द एक्ट विच इज़ येट टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर स्टेट में सुसाइड होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जब नीट का एग्ज़ाम आने वाला था तो कुछ बच्चों ने सुसाइड कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम नीट के अलावा भी बच्चे मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं इन द स्टेट। हाउ एवर द कमिटी एंड द एक्ट रेज सब्सटेंसिव क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ सब्सटेंसिव क्वेश्चन है जिसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हम देखते हैं। तो देयर आर एटलीस्ट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट, डज नीट हेल्प फॉस्टर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या जो बच्चे नीट एग्जाम देते हैं वो एक उन सबके पास क्या सेम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, या तो फिर कुछ बच्चे डिसएडवांटेज्ड ग्राउंड पर होते हैं। सेकंड, क्या नीट बायस टुवर्ड्स सीबीएसई। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो ये तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है पैरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या इक्वल फुटिंग पर हैं। तो इन फ्रेजर्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन पैरिटी रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीयर ऑन अ पार विद अदर्स। क्या जो आपके आसपास वाले जब जो सारे बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं वो क्या सारे लोग इक्वल फुटिंग पर हैं। अ सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट टू दिस इज द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कंडीशन। तो यहाँ पर पहली बात तो कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इक्वल फुटिंग पर रहने। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। फ्रेजर कॉन्सेप्चुलाइजेशन इन्फॉर्म्स दैट द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर डेट्रीमेंटल बियॉन्ड देयर इमीडिएट एडवर्स इम्पैक्ट्स। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं हमेशा डेट्रीमेंटल होती हैं, और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी नहीं पता हैं, तो जिसकी वजह से जो पैरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन है वो हिंडर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पैरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं है तो उस पैरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन को लाया कैसे जाए, सब बच्चों को इक्वल फुटिंग पर लाया कैसे जाए। इंस्टेड जो नीट है वो प्रमोट करता है एक ऐसा कॉम्पिटेटिव इक्वालिटी जो कि सोशली इनसेंसिटिव है। इट डिसरिगार्ड्स द फैक्ट, ये पूरी तरीके से उस फैक्ट को डिसरिगार्ड कर देता है दैट द टर्म्स और कंडीशन जो है पार्टिसिपेशन की वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल और बायस्ड है। अब यहाँ पर जो नीट है, नीट में यहाँ तक कि जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको भी लगभग 3-4 साल की कोचिंग लेनी पड़ जाती है। और यहाँ पर जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है उसके जो पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी बच्चे के लिए 3-4 साल की कोचिंग। तो इन द सेक्शन टाइटल साइज ऑफ कोचिंग मार्केट द रिपोर्ट ब्रिंग्स आउट 2 पॉइंट फैक्ट्स। पहला ये कि एक मार्केट फॉर कोचिंग बन गया जिसमें नीट
ने एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ऑफ कोचिंग, नीट की वजह से एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ऑफ कोचिंग आ गई है, और ये एक एसेंशियल कंडीशन होगी कि आप कोचिंग लोगे तभी आप यहाँ पर नीट को क्लियर कर सकते हो। तो जो सो कॉल्ड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी लॉन्ग टर्म और रिपीटेड कोचिंग में जाना पड़ता है इन कोचिंग सेंटर्स। और दूसरी बात, कोचिंग फीस इतनी ज़्यादा होती है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बच्चे होते हैं वो इन कोचिंग को नहीं ले सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, द सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, फिर सोशियो इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इसके इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे को लगता है कि फिर जो उसकी कैपेसिटी टू एस्पायर है वो एस्पायर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें सुसाइड रेट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशनल इंटरवेंशन की जा सकती है, वो कैसे? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें जो नीट का सिस्टम है वो बदलने की ज़रूरत है। इट एनविजन्स अ करिकुलम एंड पेडागोजी विच विल प्रमोट, तो जैसे कि बोला गया है कि जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि हमें एक ऐसा करिकुलम लेकर आना जो कि होलिस्टिक लर्निंग को प्रमोट करे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करे। इसके अलावा जो एजुकेशन होनी चाहिए वो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा मदर टंग में पढ़ता है तो वो ज़्यादा ग्रैस्प कर सकता है चीज़ें। तो यहाँ पर ज़रूरत है इसके अकॉर्डिंग फिर नीट को भी यहाँ पर रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट देयरफॉर टू सिग्निफिकेंटली रीस्ट्रक्चर द फोकस ऑफ नीट, कीपिंग इन माइंड द स्पिरिट ऑफ NEP। तो यहाँ पर NEP के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए जो नीट है उसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और रीस्ट्रक्चर नीट विच डज नॉट रिक्वायर इंटेंसिव एंड रिपीटेड कोचिंग, ऐसा नीट बनाओ जिसमें ज़रूरत नहीं कि बार बार कोचिंग करने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर हम पैरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं और जो बच्चों की कैपेसिटी टू एस्पायर है उसको वापस से नरिश कर सकते हैं, स्पेशली ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर रीड कर रहे थे नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर काजुओ इशिगुरो की नई किताब जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। तो क्लारा एंड द सन में जो क्लारा है ये है आर्टिफिशियल फ्रेंड। तो यहाँ पर जो आज की जनरेशन है, अबाउट अ प्लेस एंड विच चिल्ड्रन हैव वेव्स, ऐसी बात की गई, ऐसी जगह की बात की गई जहाँ पर जो बच्चे उनकी आर्टिफिशियल फ्रेंड्स हैं, मशीन्स ऐसे जिनमें AI हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वो उस ह्यूमन बींग जैसा ही बिहेव करने लगते हैं। तो एज दे ऑब्जर्व मोर दे स्टोर्ड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ओनर्स एंड न्यू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देम, फिर उन्हें पता चल जाता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो क्लारा जो कि आर्टिफिशियल फ्रेंड है वो बहुत ही जल्दी क्या करने लग गया था, वो बिहेवियर, स्पीच, वॉक और सारे जो भी मैनर और रिस्पॉन्सेज है चाइल्ड के वो उसको कॉपी करके वैसे ही करने लग गया था। ट्रबल तब शुरू हुआ जब पेरेंट ने क्या किया, क्लारा को ज़्यादा परफेक्ट पाने लग गया देन हर चाइल्ड। तो यहाँ पर इस नॉवल में एक बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया कि लव जो है वो सब्स्टिट्यूटेबल है। फॉर आर पर्पसेस बुक डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डीप लर्निंग। अब यहाँ पर जो आर्टिकल बताया गया ऑथर ने, आर्टिकल पे मेनली फोकस किया डीप लर्निंग की। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि वो हमारी चीज़ें देखकर सबको सीख जाते हैं। और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या अलग करता था, वो ये है कि हमारे अंदर इमोटिव होता है, हम इमोशनल होते हैं, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वैसे इमोशन दिखा सकता है तो ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस ही क्या रह गया। तो फॉर आर पर्पसेस द बुक डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डीप लर्निंग वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स आर एबल टू ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन, और वैसे ही वो रीजनिंग डेमोस्ट्रेट करने लगे जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। द सिनेरियो इशिगुरो डिस्क्राइब इज नॉट साइंस फिक्शन और अ फार फ्रेश रेंडिशन। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है आजकल की रोज़ की दुनिया में, लेकिन हम बस उसको समझ नहीं पाते। जैसे कि इंडिया अब पैंडेमिक की तरफ जा रहा है, तो एक ट्रेंड तो सर्टेन है कि जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अब ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं। इन 1956 जॉन मैकार्थी रोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अलाउंग अ मशीन। तो हम मशीन को ऐसे अलाउ कर रहे हैं कि वो वैसे ही बिहेव करे जैसे कि ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अलाउंग अ मशीन टू बिहेव इन सच अ वे दैट इट वुड बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ अ ह्यूमन बीइंग बिहेव्ड इन सच अ वे। अब जो एप्पल कंज्यूमर्स है वो सीरी का यूज़ करते हैं, तो सीरी भी एक्चुअली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। वी आर नाउ इन एरा, अब हम उस एरा में डिफाइंड बाई कोविड इंस्पायर्ड रिट्रीट इनटू डिजिटल। अब कोविड की वजह से अब लोग वापस से डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड में और ज़्यादा चले गए हैं। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में 1.7 बिलियन पीपल हमारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो हमारी भी कहीं ना कहीं डीप लर्निंग की जा रही बाय द स्टेट। तो इंक्रीजिंगली मोर एंड मोर सिटीजन्स हैव वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑन देमसेल्व्स स्टोर्ड एज पार्ट ऑफ द स्टेट और प्राइवेट डेटा प्लेटफॉर्म्स। तो हमारा डेटा प्राइवेट डेटा प्लेटफॉर्म्स पे भी कलेक्ट किया जा रहा है, इसके अलावा स्टेट भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फॉर आधार, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है आधार के लिए, वैक्सीनेशन ऑन कोविन, इसके अलावा फ्रॉम आर टैक्स रिटर्न्स, फ्रॉम आर ड्राइविंग लाइसेंस एंड अ होस्ट ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट दैट एनेबल अस टू नेविगेट द पब्लिक वर्ल्ड ऑफ सिटीजनशिप। इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर एंड अ होस्ट ऑफ अदर्स कॉल्ड वॉट मेक्स अस यूनिक, आर ओपिनियंस, आर लाइक्स, डिसलाइक्स। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया ऐप्स है वहाँ पर अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स ये सब तो लोग डालते ही हैं। तो यहाँ पर उसके बेसिस वो डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को क्या दिखाना है इसके लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा एल्गोरिथम्स ड्राइव न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन दैट अलाइंस विद द बिलीव्स टू अ ट्विटर और फेसबुक सेल्फ। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमारी डीप लर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद ही तो डिसाइड करें कि हमें कौन सी चीज़ दिखानी है। तो मीनवाइल वी नाउ कंज्यूम पॉपुलर कल्चर, इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर हम जो भी देखते हैं तो फिर उसके बाद वो हमें रिकमेंड करता है कि हमें कौन सी मूवी देखनी चाहिए, तो वो भी हमारी डीप लर्निंग कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट हो या तो यहाँ पर जो प्राइवेट ऐप्स हों, इसके अलावा हर कोई यहाँ पर ह्यूमंस की डीप लर्निंग कर रहा है।
और यहाँ पर डीप लर्निंग तो ह्यूमंस की जा रही है, उसके बाद यहाँ पर कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है, तो हमारा जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको कोई भी ले सकता है। तो बट द यूज़ ऑफ एल्गोरिथम्स इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू मूवी रिकमेंडेशंस, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स में तो इस एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि कौन सा इंसान ज़्यादा प्रोन है क्राइम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लैक्स है वो माना जाता है कि वो ज़्यादा प्रोन है क्राइम करने के लिए इस एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो इट इज़ बीइंग यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू प्रेडिक्ट रेसिडिविज्म, likelihood amongst prisoners and others to grant sentences based on machine prediction। तो मशीन प्रेडिक्शन पे वो डिसाइड करते हैं कि किसको ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए और कौन ज़्यादा क्राइम करने के लिए यहाँ पर है। तो विद दिस कम बाइसेस, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मशीन लर्निंग है उसमें भी बाइसेस। आफ्टर ऑल द डेटा बीइंग फेड टू क्रिएट द एल्गोरिथम्स रिफ्लेक्ट द ओपिनियंस ऑफ द प्रोग्रामर्स। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम में डेटा फेड किया जा रहा है वो ह्यूमंस के द्वारा ही तो किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो ह्यूमंस की बाइसेस है वो तो उसमें देखेंगे ही देखेंगे। तो आफ्टर ऑल द डेटा बीइंग फेड टू क्रिएट द एल्गोरिथम्स रिफ्लेक्ट द ओपिनियंस ऑफ द प्रोग्रामर्स फीडिंग द इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। अब इंडिया में भी डेटा कलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है, यहाँ पर प्राइवेट ऐप्स डेटा कलेक्ट करती हैं और इस डेटा का कहीं भी मिसयूज़ हो सकता है क्योंकि हमारे पास कोई भी डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, बिल की तो बात चल रही है पर अभी तक वो एक्ट नहीं बन पाया है। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इन जो रूल्स लेकर आए थे, तो अभी हमारे पास सिर्फ पुट्टा स्वामी का जजमेंट है जिसमें हमें राइट टू प्राइवेसी दी गई थी। इस बार प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन भी था, तो राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, तो पुट्टा स्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी। स्टेट के पास इसके अलावा यूनिलेटरल राइट्स आ गए हैं हमारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेट है वो रेगुलेट भी करेगा जो प्राइवेट पार्टीज यहाँ पर डेटा कलेक्ट करेंगे। फॉर इंस्टेंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 यहाँ पर मैंडेट किया गया व्हाट्सएप को, जो व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी की व्हाट्सएप को ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज बताना पड़ेगा अगर यहाँ पर सरकार चाहे तो। इट मस्ट एनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एट प्रेजेंट इट इज एज इफ द स्टेट कैन हैव डीप लर्निंग ऑन इट्स सिटीजन। तो यहाँ पर क्या करने की कोशिश करिए, स्टेट डीप लर्निंग करने की कोशिश करिए अपने सिटीजन्स पे। तो हम सीरी को तो बंद कर सकते हैं लेकिन स्टेट को तो बंद नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत एक डेटा प्रोटेक्शन बिल की। अमिट दीज प्लान्स फॉर ग्रेटर डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है, हमारे डेटा को हार्वेस्ट किया जा रहा है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइस है, जो सिटीजन्स उनके पास राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और लिबर्टी, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इन द एब्सेंस ऑफ दीज प्रोटेक्शन द स्टेट विल कंटिन्यू इट्स डीप लर्निंग। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं रहेंगे तो स्टेट जो है वो अपनी डीप लर्निंग करता रहेगा और हमारी पर्सनैलिटीज़ को डिफाइन करता रहेगा, हमारे पर्सनल डेटा को यहाँ पर वो हार्वेस्ट करता रहेगा। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को हम एक्सप्लेन सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, तो इसको हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल सेटलमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इजराइल इज क्वाइटली एडवांसिंग कंट्रोवर्शियल सेटलमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो जेरूसलेम के आसपास यहाँ पर इजराइल सेटलमेंट बना रहा है, अगर जेरूसलेम के आसपास यहाँ पर इजराइल सेटलमेंट बनाएगा और मेनली इससे क्या होगा, जो वेस्ट बैंक है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर एक बार वेस्ट बैंक बाइसेक्ट हो गया तो ये जो है कि टू स्टेट सोल्यूशन होगा, एक पैलेस्टाइन का स्टेट होगा और एक इजराइल का स्टेट होगा, वो फिर टू स्टेट सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इजराइल्स लेटेस्ट एफर्ट्स टू एडवांस इट्स सेटलमेंट प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय एनालिस्ट एज इंक्रीमेंटल मूव्स दैट ओपन द डोर फॉर रैपिड ग्रोथ इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलेम, इससे मेजर ब्लो आएगा। जो ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन, तो टू स्टेट सोल्यूशन फिर नहीं हो पाएगा। जो टू स्टेट सोल्यूशन उसमें जो पैलेस्टीनियंस उनको होप है कि वो अपना एक स्टेट देखेंगे जिसमें वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलेम होगा, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इजराइल है वो यहाँ पर अपने सेटलमेंट्स बना रहा है। आगे हम चलते हैं यहाँ पर साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है वन फीमेल सोल्जर। यहाँ पर पहले हम देखते हैं केस क्या है। वन फीमेल सोल्जर आफ्टर अनदर हैज टेकन हर ओन लाइफ इन रिसेंट ईयर्स आफ्टर दे रिपोर्टेड बीइंग सेक्सुअली असॉल्टेड इन द मिलिट्री। तो मिलिट्री में सेक्सुअल असॉल्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। 100 ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स आर रिपोर्टेड एवरी ईयर इन द साउथ कोरिया। द डेथ्स हैव फोर्स साउथ कोरियाज मिलिट्री, तो यहाँ पर एक फिर से डेथ हो गई जिसकी वजह से जो साउथ कोरिया मिलिट्री है उसको बोला गया कि आपको रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे। तो ऑल सेक्स क्राइम्स, जो भी अब तक सेक्स क्राइम्स हो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसके अलावा द मूव वॉज मेंट टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ पर मूव में ये कोशिश करें कि जो ट्रांसपेरेंसी वो बढ़े और विक्टिम्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर बेसिकली क्रिटिक्स का ये कहना, आप विक्टिम को प्रोटेक्ट करने की क्यों बात करो, सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत है यहाँ पर जो मिलिट्री में मेल कलीग्स हैं उनका यहाँ पर माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। बट विक्टिम्स एंड द फैमिली से इट इज़ द मिलिट्री इटसेल्फ दैट नीड्स टू चेंज। तो यहाँ पर जो मिलिट्री में मेल कलीग्स हैं उनका माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं। तो साउथ कोरिया सोसाइटी हैज़ लॉन्ग अंडरस्टूड, तो यहाँ पर जेंडर बायस तो है लेकिन मिलिट्री में और भी ज़्यादा जेंडर बायस है। जो कंट्री की 5,50,000 की मेंबर मिलिट्री है वो बहुत ही ज़्यादा हायरार्किकल है, मेल डोमिनेंट और पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड वाली यहाँ पर इनकी मिलिट्री है, तो इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति आपको पता ही है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी करेंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे। यहाँ पर जो 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं वो एक साथ काम करेंगी, सिलॉस में काम नहीं करेंगी, ताकि डिसजॉइंटेड प्लानिंग की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ना फेस करने को पड़े। इसके अलावा यहाँ पे 200 लेयर्स ऑफ जियो स्पेशल डेटा होगा। यहाँ पर जो सारी मिनिस्ट्री है वो सेंट्रलाइज डेटा के थ्रू यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में।
क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शंस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग 7 से 8% होती है, लेकिन इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13 से 14% है। तो ये कम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल पार्क है, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब क्या क्या किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंदर, तो जो कार्गो हैंडल्ड इंडियन पोर्ट्स को उसको लगभग 1759 मिलियन टन्स कर दिया जाएगा, जो कि अभी 1282 है। इसके अलावा जो कार्गो मूवमेंट है वो 95 मिलियन टन्स कर दिया जाएगा, जो कि अभी 74 मिलियन टन्स है। 200 और ज़्यादा एयरपोर्ट्स ऐड किए जाएंगे, हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। जो नेचुरल गैस पाइपलाइन उसको डबल कर दिया जाएगा, जो कि अभी सिर्फ 19,000 किलोमीटर की है, तो उसको डबल कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा DPIIT। आगे चलते हैं। यहाँ पर सेबी ने एक कमेटी बनाई है, तो कमेटी विल बी चेयर्ड बाय विजय सी दागा, जो कि रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। अब ये कमेटी क्या देखेगी, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 4-member हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, जो कि सेटलमेंट ऑर्डर्स को देखेगी। अब सेटलमेंट मैकेनिज्म में ये है कि कोई भी रॉन्ग डूअर है तो जो भी उसके अगेंस्ट पेंडिंग केस है वो रेगुलेटर के साथ यहाँ पर जाके सेटल कर सकता है बिना एडमिट किए और डिनाइल ऑफ गिल्ट, बस उसको एक सेटलमेंट फ़ी देनी पड़ेगी। तो अंडर द सेटलमेंट मैकेनिज्म एन एलिज्ड रॉन्ग डूअर कैन सेटल अ पेंडिंग केस विद द रेगुलेटर विदाउट एडमिशन और डिनाइल ऑफ गिल्ट बाई पेइंग अ सेटलमेंट फ़ी। तो सेटलमेंट मैकेनिज्म इसलिए लेकर आया गया था ताकि जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो जल्द से जल्द हो सके। तो टूल फॉर इंश्योरिंग स्पीडी एंड इंश्योर एफिशिएंट ऑफ डिस्प्यूट्स। और टाइम लिमिट जो है इसकी कम करने की बात की है। फॉर फाइलिंग सेटलमेंट्स एप्लीकेशन शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 180 to 60 डेज। तो अभी 180 डेज है, तो उसको 60 दिनों की करने की बात की गई है। एट प्रेजेंट एंटिटीज आर प्रोवाइडेड विद अ विंडो ऑफ 180 डेज। तो यहाँ पर अभी लगभग एंटिटीज़ को 180 दिनों का समय दिया जाता है सेटलमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर कम करने की किया जाएगा ताकि यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो जल्द से जल्द हो सके। तो बस सेटलमेंट मैकेनिज्म में यही है कि यहाँ पर जो एलिज रॉन्ग डूअर है वो पेंडिंग केस को सेटल कर सकता है रेगुलेटर के पास जाकर, बस उसको एक फ़ी देना पड़ेगा। आप इसको चेयर कौन करेगा, तो विजय सीधा का। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।